विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी कुमार भारती की पहली इकाई का चौथा यानी शौर्य पूरक पठन। शौर्य जब हम सुनते हैं, शौर्य यानी बहादुरी, इसे हम क्या कहेंगे? बहादुरी। यह मैं छंद लेने वाली हूँ। छंद शब्द हम सुनते हैं तो छंद किसे कहते हैं? जिस पद रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर जोर दिया जाता है उसे हम छंद कहते हैं। अब इस वर्ष में आपको छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने भेद हैं, उसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। यह इसके कवि भूषण हैं और इस कविता को मैंने 2 भाग में विभाजित किया गया है। तो आज मैं आपको प्रथम विभाग में कविता का अर्थ मैं आपको समझाने वाली हूँ। कवि परिचय। कवि भूषण का जन्म 1613 तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1705 में हुई है। परिचय। हिंदी साहित्य में भूषण का विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी है। आपकी रचनाओं में शिवाजी महाराज और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव, पराक्रम, तेज और ओज का सजीव वर्णन हुआ है। आपने कवित्व और सवैया छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये काव्य संग्रह है। पद्य संबंधित कवित्व यह वार्णिक छंद है। वार्णिक का अर्थ होता है मुक्तक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं जिसमें कुल 30 से 35 वर्ण तक के होते हैं। वार्णिक छंदों में आधे अक्षरों की गणना नहीं की जाती, अर्थात ये हम ऐसी कह सकते हैं कि वार्णिक छंद के अंतर्गत वर्णों की जहाँ गिनती की जाती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। इसे धनाक्षरी छंद भी कहते हैं। रूप धनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, यानी कि 8-8 वर्ण पर यति और 16-16 वर्ण पर भी यति होती है। एक छंद में 32 वर्ण होते हैं। इस छंद में ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति सफलता के साथ होती है। प्रस्तुत कवित्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता बहादुरी का वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का सार्थक प्रयास किया गया है। जब हम यह छंद शिवाजी महाराज के देखेंगे, इसमें उनकी वीरता बहादुरी के भिन्न भिन्न तरह से उनके वर्णन किए गए हैं। प्रस्तुत कवित्व के आधार पर कवि भूषण ने युद्ध भूमि में शिवाजी के पराक्रम का वर्णन इस प्रकार किया है। जैसे ही शिवाजी की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ती है और हमला करने के लिए जाती है, तब उनमें तोप, बंदूक, कोकवन, यहाँ पर कोकवन यानी गोलवन जो दिया गया है, गोली बानन, यहाँ एक विशेष प्रकार का तीर रहता है जिसके चलने से एक विशेष ध्वनि निकलती है, से हमला होता है और वे उसके विपक्ष में कार्यवाही करते हुए वे भी हमला करते हैं, जिससे शत्रु पक्ष क्या रहता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और वे अपने आप को बचाने के लिए मरचानों के अंदर सुरक्षित करने के लिए वे छुप जाते हैं। और जैसे ही शिवराज हुक्म देते हैं वैसे ही सभी वीर एकत्र होकर हल्ला यानी युद्ध करते हैं और ज़बरदस्त कार्रवाई करते हैं और शत्रु पक्ष डर जाते हैं। यहाँ कवित्व की 4 लाइन का मैंने यहाँ पर आपको अर्थ समझाया है। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मैंने आपको पहले बताया था ये एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। तो अगर हम वर्णों की गिनती गिनेंगे तो आपको वर्णों की गिनती करना है। जैसे कि यहाँ पर छूटत 1 2 3 3 हुआ, कमान 3 और यह तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इनकी 8-8 भाग में वो होते हैं। इनकी कितने हैं? यहाँ पर वार्णिक छंद 16 बताए गए हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वार्णिक छंद कहते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, कीमती यहाँ लगी जाकी भट जोट में। ताव दे दे मूछन कंगरून पे पाव दे दे, अरे मेरे को घाव दे दे कूदी परे कोट में। शब्दार्थ: कीमती बहादुरी, भट
योद्धा, जोग, समूह, अरि, शत्रु, कोट, किले। कवि भूषण कहते हैं, हे शिवराज, हे शिवाजी, मैं आपकी बहादुरी की प्रशंसा कहाँ तक करूं? आप तो बहुत ही ज़्यादा महान हैं। आप तो वीरों के समूह में बहुत ही ज़्यादा महान हैं। कंगरून का अर्थ यहाँ बताया गया है, पुराने किले की सबसे ऊंची चोटी में कंगरून, सबसे ऊंची जो चोटी होती उसे कंगरून कहा जाता है। जितने भी वीर सैनिक हैं वे अपनी सभी मूंछों को ताव देते हुए दुश्मन पक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर जाके अपने पैर टिकाते और अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं। और जितने भी वीर सैनिक हैं वे दुश्मन के मुख पर अपनी तलवार से घाव देते हैं और वे उस किले में कूद पड़ते हैं। यहाँ पर कवि ने हमें शिवाजी की बहादुरी का वर्णन किया गया है। मैंने आपको छूटत कमान से लेकर कुदी परे कोट में यहाँ तक कि मैंने समझा दिया है। इन 4 और 4 8 छंद का मैं एक बार फिर से आपको अर्थ बता रही हूँ। युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी का ऐसा आतंक छाया है कि वे मोर्चे की आड़ लेकर भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। शत्रु की कमजोरी का अनुमान कर शिवाजी अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं और स्वयं भी युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं। शिवाजी का आदेश पाते ही उनके सैनिक मूंछों पर दाव देते हुए, कंगूरों पर पांव देते हुए तथा दुश्मनों को घायल करते हुए किले में कूद पड़ते हैं। कवित्व की दूसरी छंद में हम देखेंगे, द्वितीय कवित्व में कवि ने शिवाजी महाराज की चतुरंगनी सेना के युद्ध स्थल के लिए प्रणय का वर्णन किया है। साजी चतुरंग वीर रंग में रंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूकन भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नत मद गेवरन के रलत है। शब्दार्थ, साजी यानी सजाकर, चतुरंग यानी कि हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन चारों अंग से युक्त चतुर्गनी सेना। तुरंग यानी घोड़ा, सरजा यानी शेर के समान या शिवाजी की उपाधि, जंग यानी युद्ध, उसी तरह भनत यानी कहते हैं, नाद यानी शोर, बिहद यानी बहुत बड़े, नगारन यानी कि नगारन के आवाज़। यहाँ पर मद का अर्थ बताया कि मस्त हाथी के गढ़ स्थल से झरने वाली प्रभावी द्रव्य, और गेवरन का इनके विशाल काय हाथी, और रलत का अर्थ है बहता। यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी जंग जीतने के लिए मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वे उनकी उपाधि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ एक चतुर्गणी सेना है, यानी शिवाजी की सेना में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल बहुत सारे सेना है और उन सभी के अंग में उमंग उत्पन्न हो रही है। जब कोई युद्ध के लिए जाता है तो उन्हें डर रहता है, मगर शिवाजी की जो सेना है वह युद्ध के लिए उनके शरीर के हर अंग में उमंग उत्पन्न हुई है। हाथी भी जब युद्ध के लिए जाते हैं तो उनमें भी उमंग उत्पन्न होती है और वे अपने कान से आवाज़ निकालते हैं, बहुत शोर होता है, नगाड़ों की आवाज़ निकलती है। इनके बड़े बड़े नगाड़ों के बजने से विशालकाय हाथी के गढ़ स्थल से मंद की धारा बहने लगती है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ढेल पेल सेल उछलत है। तारा सो तरिन धुराधरा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारावार यो हलत है। यहाँ पर एल फेल यानी इधर उधर, खेल भेल यानी कि खलबली, खलक यानी विश्व संसार, गेल गल यानी गली गली, गजन की यानी हाथी की, सेल यानी पर्वत, उछलत यानी कि उखड़ जाते हैं, तारा सो यानी कि तारा के समान या तारे के समान, तरीन यानी सूर्य, धुरी धारा धूल की धारा, पारावार समुद्र, हलत यानी कि हिल रहा है। कवि भूषण कहते हैं कि
शिवाजी के सैनिकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जैसे ही सभी सैनिक युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच एक शोर होता है। हाथी जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसा लगता है मानो संसार के सभी पर्वत उखड़ने लगते हैं। कदम तालों की आवाज़ से धूल फैल जाता है। इस धूल से जब हम सूर्य को देखते हैं तो वो एक तारे की तरह दिखता है। तारे की तरह वो हमें चमकता हुआ दिखता है। हाथियों के पद प्रहार से धरती में इतना कंपन होता है कि ऐसा लगता है कि समुद्र किसी विशाल थाली में रखे पारे के समान हिलने लगता है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि थर्मामीटर में जो पारा रहता है, अगर उसमें कुछ हलचल उत्पन्न हो जाती तो वो पारा कैसे हिलता है, वैसे ही यहाँ पर जब कंपन उत्पन्न होता है तो पारे की तरह वह हिलने लगता है। फिर से आपको मैं पहले की 4 और अभी की 4 कविता छंद का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। शिवाजी की सेना में विशालकाय हाथी थे। युद्ध के लिए प्रयाण करते समय जब बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे तो उनके शोर से उन हाथियों के गढ़ स्थल से मध्य की धारा बहने लगती थी। दुनिया की गली गली में उन हाथियों की ढेल पेल से पहाड़ अपने स्थान से उखड़े जाते थे। हाथियों के पद प्रहार से धरती में इतना कंपन होता था कि समुद्र किसी विशाल थाल में रखे पारे के समान हिलने लगता था। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल गजन की ढेल पेल से उछलत है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार बताया गया है। यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा को पार कर जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया उसे हम क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।